गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें शामिल होती हैं: हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज वो नलियाँ होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और वेन्स वो नलियाँ होती हैं जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लाती हैं। ब्लड हम लोग अलग से देखेंगे, और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट जो है ये थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है, और स्लाइटली ये लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। हार्ट के एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक आवरण से घिरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम दो दीवारों से मिलकर बना होता है। पेरिकार्डियम की जो बाहरी दीवार होती है उसको पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो आंतरिक दीवार होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी कि विसरल पेरिकार्डियम जो होगा वो हार्ट से बिल्कुल सटा हुआ होगा। तो इस विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम दोनों दीवारों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड, इसका क्या काम होगा? ये जर्क्स से बचाएगा, इंजरीज बाहर से जो कोई प्रेशर पड़ रहा है उससे हार्ट की सुरक्षा करेगा। ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव लेयर है। किसी तरह का शॉक बाहर से जो ये प्रेशर पड़ता है उससे सुरक्षा करता है हार्ट की। ठीक है, ये हार्ट अगर हम इसके वज़न की बात करें तो ये मेल्स में लगभग 300 ग्राम इसका वज़न होता है। मतलब 280 ग्राम से 340 ग्राम तक इसका रेंज होता है मेल में, एवरेज 300 ग्राम। और फीमेल में 230 से 280 ग्राम तक इसका वज़न होता है, यानी कि एवरेज 250 ग्राम फीमेल्स में होता है। साइज़ की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर लगभग होती है, और चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर होता है। ये हार्ट का डायमेंशन होता है। इसके वेट को अगर हम देखें तो मेल्स में 0.45% बॉडी वेट का ये होता है। बॉडी वेट का 0.45% मेल्स में और 0.40% फीमेल्स में ये होता है इसका वेट। अब अगर इसको हम बाहर से देखते हैं तो इसमें जैसा कि आपने पढ़ा है, और आपको मैं ये राय दूंगा कि 10वीं के लिए जो मेरा वीडियो है सर्कुलेशन पर उसको भी देख लेंगे आप। 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होता है की बात अगर हम करें तो लेफ्ट एट्रिया जो है वो राइट एट्रिया की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, बाहर से देखने पर इसमें ग्रूव्स दिखाई देते हैं। बाहर से देखने पर ग्रूव्स दिखाई देंगे जिसको हम सल्साई कहते हैं। सल्साई सिंगुलर सल्कस। जैसे दोनों एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो खांच दिखाई देती है, जो ग्रूव दिखाई देता है, उसको कहेंगे इंटर एट्रियल सल्कस। फिर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो खांच दिखाई देता है उसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो एक ग्रूव दिखता है बाहर से देखने पर उसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ये बाहर से देखने पर। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, अब देख लेंगे कि यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड का मतलब हुआ कि 3 फ्लैप्स होते हैं उसमें, कस्प यानी कि फ्लैप्स। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड होता है। यानी यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक की जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर एक वाल्व होता है, और फिर एक वाल्व
लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है जो कि सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। ये दोनों ही वाल्व्स सेमी ल्यूनर यानी कि अर्धचंद्राकार ये होते हैं। अब देखिए, शरीर के सारे अंगों से वेना केवा के द्वारा ब्लड आता है। शरीर के निचले पार्ट से, ये इन्फेरियर वेना केवा है, ये इन्फेरियर वेना केवा होकर बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड आता है, और सुपेरियर वेना केवा होकर बॉडी के ऊपरी भाग से ब्लड आता है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में एक और कोरोनरी साइनस भी खुलता है। कोरोनरी वेंस वो वेंस होती हैं जो ब्लड मसल्स से पूरे बॉडी को ब्लड हार्ट देता है। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड पहुंचाती हैं हार्ट के मसल्स पर, उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और हार्ट मसल्स से जो ब्लड लाती हैं एट्रियम में, उनको कहते हैं कोरोनरी वेंस। तो कोरोनरी साइनस जो खुलता है यहाँ पर राइट एट्रियम में, वहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं थीवेसियन वाल्व। थीवेसियन वाल्व या कोरोनरी वाल्व, मतलब कोरोनरी साइनस जो खुलता है राइट एट्रियम में, वहाँ जो वाल्व होता है उसको कहते हैं थीवेसियन वाल्व। और जो इन्फेरियर वेना केवा है जो ब्लड लाता है, ये खुलता है राइट एट्रियम में, तो यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व। यूस्टेशियन वाल्व। चलिए अब देखते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कि एक विशेष मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, जो हार्ट में पाए जाते हैं। तो उन्हीं का एक स्पेशलाइज्ड रूप होता है जिसको कहेंगे नोडल टिश्यू। कार्डियक मसल्स का स्पेशलाइज्ड फॉर्म एक होता है जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू। ये नोड बनाते हैं, ये गांठें बनाते हैं। तो एक आप देखेंगे कि जहाँ पर ये सुपेरियर वेना केवा आके मिलता है, एट्रियम में खुलता है, ठीक उसके नीचे, मतलब कि राइट वेंट्रिकल के राइट अपर कॉर्नर पर एक नोड होता है जिसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। दूसरा नोड होता है राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, मतलब कि एट्रियोवेंट्रिकुलर दीवार के जस्ट ऊपर एक नोड होता है जिसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये स्पेशल टिश्यूज़ के बने होते हैं जिनको नोडल टिश्यूज़ कहते हैं। और ये काम क्या करते हैं कि ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, जो हम थोड़ी देर बाद आपको अभी बताएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। फिर यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स इससे जुड़े होते हैं। उसी नोडल टिश्यूज़ के बंडल्स आगे बढ़ते हैं जो दो भागों में बंट जाते हैं। दो भागों में बंटने तक इनको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। हिस कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया था, इसलिए इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आगे बढ़ते हैं वेंट्रिकल की ओर, दो भागों में बंट जाते हैं। मतलब कि इसको कहेंगे कि राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, इसको कहते हैं। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही महीन ब्रांचेस में ये फाइबर्स में बंट जाते हैं। और जब ये महीन फाइबर्स में बढ़ते हैं जिनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था, डिटेक्ट किया था, इसलिए इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये इम्पल्सिस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दो तरह के हार्ट होते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इम्पल्स जनरेट होता है वो मायोजेनिक होता है, मतलब कि ये कार्डियक मसल्स में ही जनरेट होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कुछ एनिमल्स हैं जहाँ पर कि ये न्यूरोजेनिक होता है, मतलब कि न्यूरल गैंग्लियन होते हैं, वहाँ से जनरेट होता है इम्पल्स। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये जो नोडल टिश्यू है यहीं से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। नोडल मस्कुलेचर आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इन्हें किसी बाहरी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये खुद एक्साइट होते हैं। यहाँ पर ऐसे तो ये एक्शन पोटेंशियल हर जगह जनरेट हो सकते हैं,
यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, बंडल्स में हो सकते हैं, फाइबर्स में हो सकते हैं। लेकिन जो साइनोएट्रियल नोड है, यहाँ सबसे अधिक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए जाते हैं। लगभग 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल्स यहाँ पर जनरेट होते हैं, यानी कि एवरेज 72 पोटेंशियल पर मिनट यहाँ पर जनरेट होते हैं। और यहीं पर इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। चूँकि शुरुआत साइनोएट्रियल नोड के पास होता है इम्पल्सेस का, इसलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। पेस यानी कि एक रिदमिक गति, एक मूवमेंट जो है, एक रिदमिक मूवमेंट है, इसलिए इसको पेस कहते हैं। पेस मेकर ये बनाता है, यहाँ पर रिदमिक गति की शुरुआत करता है, इसलिए इसको कहते हैं पेस मेकर। साइनोएट्रियल नोड जो है इसी को कहते हैं पेस मेकर। जब आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, जिनके इस नोड में प्रॉब्लम होता है, इम्पल्सेस नहीं बन पाते, तो डॉक्टर्स एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं हार्ट। तो वो यही काम करेगा कि यहाँ से इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ से जनरेट होते हैं इम्पल्सेस जो कि स्टिमुलेट करते हैं चेम्बर्स को स्टिमुलेट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। इम्पल्स जनरेट होगा तो चेम्बर्स इम्पल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इम्पल्स पाकर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आप जानते हैं कि सेप्टम पाए जाते हैं, दोनों एट्रिया के बीच में भी सेप्टम होते हैं, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होते हैं। ठीक है, सेप्टम से ये घिरे होते हैं। दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो सेप्टम है, उस सेप्टम के बगल में एक वहाँ पर स्कार जैसा पाया जाता है, जिसको कहते हैं फोसा ओवेलिस, जो रिप्रेजेंट करता है कि मतलब फीटस में जब गर्भस्थ शिशु होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसे कहते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल वो जगह होता है, जुड़ाव होता है, जहाँ से कि दोनों एट्रियम जुड़े होते हैं। तो बाद में एडल्ट होने पर वो कोई कनेक्शन तो नहीं रह जाता, लेकिन वहाँ पर स्कार, वहाँ पर चिन्ह रह जाता है, उसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस एडल्ट में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो फ्लैप्स हैं, यहाँ पर क्या है, फ्लैप्स जो होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व्स और बाइकस्पिड वाल्व्स। ये जो वाल्व्स होते हैं, इनके जो फ्लैप्स होते हैं ना, फ्लैप्स से स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, जिन्हें कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। फ्लैप्स से कॉर्ड जुड़ा होता है जो दूसरी ओर वेंट्रिकल से पेपिलरी मसल्स से दूसरी ओर जुड़े होते हैं। फ्लैप्स से और वेंट्रिकल की दीवारों से जुड़ने के लिए जो कॉर्ड होते हैं उनको कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। और आप देखेंगे कि वेंट्रिकल की दीवारों से प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जिनको कॉलुमनी कॉर्नी कहते हैं। ये कॉलुमनी कॉर्नी क्या है कि वेंट्रिकल में फैले होते हैं, ये छोटे छोटे स्पेसेस में बांट देते हैं वेंट्रिकल को। तो कॉलुमनी कॉर्नी से ये पेपिलरी मसल्स होते हैं जुड़े हुए, और पेपिलरी मसल्स से ये कॉर्डी टेंडिनी जुड़ा होता है, जो कि फ्लैप्स से निकलता है, जो कि मूवमेंट को, फ्लैप्स का बंद होना यानी कि वाल्व का बंद होना और खुलना, इन सारे मसल्स के कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ के द्वारा ये संचालित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है कि यहाँ से एक एक्शन इम्पल्स का शुरू होना से लेकर और फिर दूसरे इम्पल्स तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। मतलब कि इसका सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना यह सिस्टोल कहलाता है। हार्ट का या पार्टिकुलर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्ट होना सिस्टोल कहलाता है, और एक्सपेंड होना, रिलैक्स होना डायस्टोल कहलाता है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलके एक कार्डियक साइकिल बनाता है।
ठीक है, हम देखते हैं कैसे ये साइकिल चलती है। सबसे पहले ये चारों चैम्बर्स, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल में होते हैं। डायस्टोल में होते हैं यानी कि रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स स्थिति में क्या होगा कि यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और वेना केवा से राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो आया हुआ होता है वो एट्रियम से, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वाल्व खुले हुए हैं और पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स स्थिति में है, डायस्टोल स्थिति में है। तो एक ये स्थिति हुई। लेकिन इस अवस्था में क्या होगा कि जो यहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स यानी कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक वाल्व है और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वाल्व है वो सेमील्यूनर वाल्व्स है। तो ये इस अवस्था में क्लोज रहेंगे। जब चारों ही चैम्बर डायस्टोल की स्थिति में होंगे तो क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व तो ओपन होंगे, लेकिन ये सेमील्यूनर दोनों वाल्व्स जो हैं ये क्लोज रहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि इसी अवस्था में यहाँ साइनोएट्रियल जो नोड है, यहाँ एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये दोनों एट्रियम को स्टिमुलेट करता है, दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, संकुचित होंगी। मतलब इस अवस्था को कहेंगे कि एट्रियल सिस्टोल, मतलब कि दोनों ही एट्रियम क्या हुए, सिस्टोल की अवस्था में आ गए और ब्लड फ्लो जो वेंट्रिकल की तरफ दोनों एट्रियम से ब्लड फ्लो हो रहा था वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लगभग 30% इनका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ था वो अब आगे बढ़ेगा। यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास ये चला जाएगा इम्पल्स जब यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ से बंडल ऑफ हिस होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ जाएगा और पूरे दोनों ही वेंट्रिकुलर मसल्स के पास ये चला जाएगा इम्पल्स और उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेंट्रिकल्स आ जाएंगे सिस्टोल की स्थिति में, वेंट्रिकल आ जाएंगे सिस्टोल की स्थिति में और एट्रियम दोनों डायस्टोल की स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। मतलब कि वेंट्रिकुलर प्रेशर ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो इसके प्रेशर के चलते यहाँ का ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ का बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। ये जो दोनों क्लोज हो जाएंगे तो अब रास्ता कहाँ है, राइट वेंट्रिकल का यहाँ जो सेमील्यूनर वाल्व है ये पल्मोनरी ट्रंक है, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा की तरफ ब्लड के लिए रास्ता है। तो ये तो ओपन मिलेंगे इसको, तो ब्लड इसमें चला जाएगा। वेंट्रिकल जब कंस्ट्रिक्ट होंगे, सिस्टोल की स्थिति में होंगे तो एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला जाएगा। तो अब ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये खुले हुए होंगे सेमील्यूनर वाल्व्स। अब क्या होगा इसके बाद, फिर रिलैक्स होंगे वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या होगा, रिलैक्स होंगे। पहले तो कंस्ट्रिक्ट होंगे, ब्लड ऊपर चला गया तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, तो रिलैक्स होंगे, डायस्टोल की स्थिति में आ जाएंगे तो क्या होगा कि सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच और पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच जो सेमील्यूनर वाल्व्स है ये क्या होगा, ये
क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये क्या होंगे, ये फिर खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। मतलब कि अब क्या है यहाँ पर कि अभी सब फिर डायस्टोल की स्थिति में आ गया, पूरा हार्ट अभी क्या है, डायस्टोल की स्थिति में। अब फिर यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड के पास दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जो नए सिरे से इम्पल्स क्रिएट करेगा। फिर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर इम्पल्स आगे बढ़ेगा, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और पूर्ववत जो अभी हमने बताया उस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सीक्वेंशियल इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट जो है जो साइक्लिकली रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। सिस्टोल एंड डायस्टोल का बारी बारी से चलते रहना, यही है कार्डियक साइकिल। अब होता है कि इसका ड्यूरेशन, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल के द्वारा एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो ब्लड पंप किया जाता है उस अमाउंट को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये लगभग 70 ml के आसपास होता है। 70 ml ब्लड एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल पंप करता है। दूसरा एक शब्द आपको मिलेगा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में जितना ब्लड वो पंप करता है वेंट्रिकल, उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट। तो हार्ट बीट हम जानते हैं कि वो 72 होता है एवरेज। तो इस तरह से ये 5000 ml अर्थात 5 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा जो एक्टिव रहेंगे जैसे एथलीट्स हैं तो एथलीट्स का कार्डियक वॉल्यूम कुछ ज़्यादा होगा, सामान्य आदमी की तुलना में ये थोड़ा कम होगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये ब्लड सर्कुलेशन से जो जा रहा है ब्लड, वो किन किन नलियों के द्वारा कहाँ कहाँ पहुँचता है। बस आज के लिए इतना ही। आप अपने सुझाव से प्लीज़ हमें अवगत कराएं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या सुधार मुझे करना चाहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।